कैसे हो गए सभी। ये हमारा ट्रांसलेशन का आज लास्ट पार्ट है। कल हमने छोटा सा यहाँ पे बीच में फोन आ गया था, तो मैं कल कह रहा था आपको कि हमारा इलोंगेशन स्टेप के अंदर एक चार्ज टीआरएनए विद अमाइनो एसिड के पी साइड पे आकर के बाइंड हो गया। इलोंगेशन में क्या होगा, हमारा इलोंगेशन फैक्टर आई, इलोंगेशन फैक्टर टी यू टी एस और इलोंगेशन फैक्टर जी। लेकिन इलोंगेशन फैक्टर EU, TU और TS दोनों के अंदर गहरी दोस्ती है, दोनों बंधे हुए हैं। और इलोंगेशन फैक्टर G है, ये नहीं चाहता कि दोनों इकट्ठे रहें, तो इलोंगेशन फैक्टर इन दोनों को अलग करना चाहेगा। इलोंगेशन फैक्टर G क्या करेगा, ये जाएगा GDP के पास। ध्यान हो आपको, जब यहां से ये चार्ज ATP साइड P के ऊपर आया था तो हमने एनर्जी GTP को यूज किया था और वो GTP कन्वर्ट हो गई थी GDP के अंदर। अब GDP यहाँ पे फ्री है, तो ये इलोंगेशन फैक्टर G के पास ताकत है कि ये GDP को कन्वर्ट कर सकता है वापस GTP के अंदर। तो जैसे इलोंगेशन फैक्टर G ने GDP को कन्वर्ट किया GTP के अंदर, और GDP अब हमारे पास ऊर्जा आ गई। ये GDP पावर रखती है इन दोनों को अलग करने के लिए, और ये GTP TU के साथ जाके बाइंड हो जाती है। GTP TU के साथ बाइंड हो गई, और अब ये दोनों मिलकर के GTP की मदद से, ध्यान हो आपको, जो पहला अमाइनो एसिड, हमारा पहला जो चार्ज अमाइनो एसिड था, उसको यहाँ पे लाने के लिए, जो पहला था हमारा, उसको उसके हमने ATP यूज की थी। शुरू में हमने चार्जिंग करने में टीआरएनए को चार्ज करने के लिए ATP का यूज किया था। अब इस चार्ज टीआरएनए को राइबोसोम यूनिट में लाने के लिए हम एनर्जी यूज कर रहे हैं GTP का। अब हमारे पास ये GTP एनर्जी आ गई। GTP और फैक्टर TU, इलोंगेशन फैक्टर TU जाकर के बाइंड करेगा अगले टीआरएनए के पास। उस टीआरएनए के पास जाके बाइंड करेगा जिसके पास एंटी कोडोन होगा नेक्स्ट mRNA का, नेक्स्ट mRNA कोडोन का। तो पी साइड पे जो RNA था, इसकी बाइंडिंग हो गई थी UAC एंटी कोडोन से, यानी कि यहाँ पे क्या था, फॉर्माइल मिथोइनिन। हमारे पास क्या था, फॉर्माइल मिथोइनिन। पहला अमाइनो एसिड था फॉर्माइल मिथोइनिन। अब अगला जो कोडोन है मेरे पास वो है AUG। तो AUG का एंटी पैरेलल या एंटी कोडोन है इनके पास, अपन देखेंगे सेरिन के पास। सेरिन के पास एंटी कोडोन है UAC। अब यहां से TU प्लस GTP जाएगा इसके पास, इसके पास चला गया TU प्लस GTP, और इस टीआरएनए को उठा करके लेके आएंगे और साइट A पे ले आएंगे। बेटा A साइट पे ले आए। ये साइट पे लाने के बाद हमने क्या देखा, वापिस से उसी प्रकार से ये टीआरएनए जिसके ऊपर अमाइनो एसिड है सेरीन, ये आकर के बाइंड हो गया किससे, हमारे राइबोसोम से, मैसेंजर RNA से। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, अब जैसे इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो यहां से जो ATP था, जब यहाँ पे आ गया, इनकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। जैसे पहले मैंने बताया था, वहां पे इनिशिएशन फैक्टर यहाँ चले गए थे, तो जैसे इनकी बॉन्डिंग हो गई तो इन्होंने कहा टीआरएनए ने कि अब हमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, और यहां से इन्होंने जो हमने GTP अभी कंज्यूम की थी उस GTP को इसने रिलीज कर दिया, और यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, वापिस से रिलीज क्या आया, GDP। अब मेरे पास वापिस से GDP आ गया। अब जैसे GDP आया तो GDP आने के बाद, GDP आते ही यहां से बेटा ये जो इलोंगेशन फैक्टर TU था ना, अब GDP अलग हो गई तो TU भी अलग हो गया, इलोंगेशन फैक्टर TU भी अलग हो गया, और ये TU तुरंत भाग के वापिस चला गया उसी जगह पे जहां से अलग हुआ था, और वापिस से रिबाइंडिंग हो गया TS के साथ। अब जैसे रिबाइंडिंग हुआ तो वापिस से इलोंगेशन फैक्टर G नहीं चाहता दोनों अलग रहे। अब ये क्या करे, अब ये सोचेगा फिर जाकर दोबारा तू इस GDP को कन्वर्ट कर, लेकिन अगर दोबारा GDP कन्वर्ट करेगा वही प्रक्रिया होगी, तो ये ATP जो टीआरएनए है, चार्ज टीआरएनए, वो आएगा कहां पे, साइड तेरी ब्लॉक है। तो इस इलोंगेशन फैक्टर के दो काम है बेटा। इलोंगेशन फैक्टर पहला काम क्या है, इलोंगेशन फैक्टर TU और TS को अलग करने का, और दूसरा काम है इलोंगेशन फैक्टर G, ये इस RNA के ऊपर इस राइबोसोम यूनिट को आगे चलने के लिए करेगा। तो इलोंगेशन फैक्टर G पहले आएगा इस राइबोसोम के पास, इसको कहो यार थोड़ा आगे चलो, यार थोड़ा आगे चलो। आगे कोडोन है GCG। इसी दौरान जब तक ये आके अपना काम करेगा, अब यहाँ पे दो अमाइनो एसिड है मेरे पास बेटा,
फॉर्माइल मिथोनिन, फॉर्माइल क्यों है? क्योंकि इसके साथ फॉर्माइल अटैच है बेटा। फॉर्माइल मिथोनिन और सेरिन दोनों के दोनों अमाइनो एसिड हैं। बोथ आर इंटरेक्टेड टू ईच अदर बिकॉज बोथ आर अमाइनो एसिड। ओके, तो इन दोनों के अंदर, इसके ओ के अंदर ओ और इधर से आपका पी, ओ और पी दोनों के अंदर सॉरी इस अमाइनो एसिड और इस अमाइनो एसिड के बीच में इंटरेक्ट हुआ और दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गई। दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया बेटा। दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब इसके साथ दोस्त होगी, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, दो अमीनो एसिड मिल गए। तो इसने क्या किया, इस टीआरएनए को छोड़, टीआरएनए की इसने इस टीआरएनए को छोड़ दिया और ये अमाइनो एसिड इसके ऊपर की दिशा में आ गए। इसके ऊपर के जो फॉर्माइल मिथोनिन है, ये अमाइनो एसिड, ध्यान रहे, साइड ए के ऊपर। अब साइड ए के ऊपर दो अमाइनो एसिड हो गए, यहां से शिफ्ट करके ये इधर आ गया। टीआरएनए था, अब जो टीआरएनए लेकर के इसको आया था, और जब इसके पास अमाइनो एसिड रहा तो यहाँ पे टीआरएनए अकेला पड़ गया भी। अब टीआरएनए यहाँ पे बिल्कुल अकेला है, इसकी 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड अभी सिंगल हो गया। अब यहाँ पे जब तक लॉन्ग चेन फैक्टर जी आ गया, जी ने क्या किया, इस पूरी राइबोसोम यूनिट को आगे खिसका दिया। आगे खिसकाने के बाद क्या हुआ, ये पूरा आरएनए प्लस बाइंडेड टीआरएनए ये इधर शिफ्ट हो गया। इधर शिफ्ट होने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे टीआरएनए आ जाएगा जो अकेला है, ये टीआरएनए आएगा जो अकेला है, और यहाँ पे ये टीआरएनए आएगा एयूजी वाला। अब मैं वापिस बिठा रहा हूं इसको, यहाँ पे आ गया एयूजी, ठीक है, और यहाँ पे आ गया जीसीजी, जीसीजी, और ये खाली है अभी। अब हमारा ए साइड खाली हो गई और पेप्टिडिल साइड पे ये दोनों अमाइनो एसिड इस पेप्टिडिल साइड के ऊपर आ गए 1 और इसके साथ जुड़ा हुआ है ये 2, यानी कि दोनों के दोनों अमाइनो एसिड, दोनों के दोनों अमाइनो एसिड अब साइड पी के ऊपर आ गए। अब साइड ए मेरी खाली हो गई है, ठीक है, और यहाँ पे जो 4 टीआरएनए है ये साइड ई पे आ गया। अब यहाँ से ये इजेक्ट हो जाएगा भाई, यहाँ से ये इजेक्ट हो जाएगा। अब ये साइड हमारी खाली हो गई। अब जो इलोंगेशन फैक्टर जी था, अब ये जाएगा जीडीपी के पास, वापस कन्वर्ट करेगा जीटीपी में। जीटीपी क्या करेगी, टीयू के पास जाएगी, टीयू को लेकर के अगले 4 टीआरएनए के पास जाएगी। अगला 4 टीआरएनए मेरे पास है आपका, मान लो कि कोई भी है, ये ले लो आप, एलानिन है यहाँ पे हमारे पास एलानिन है, क्योंकि हमारा जो कोडोन है वो जीसीजी है, इससे जस्ट अपोजिट कोड हमारे पास सीजीसी, यह है एलानिन का। तो ये दोनों जीटीपी के साथ इलोंगेशन फैक्टर टीयू इसको उठाएगा और वापस से साइड ए के ऊपर लेके आएगा। अब यहाँ पे 4 टीआरएनए यहाँ पे आया तो इसने बॉन्डिंग कर ली एमआरएनए के साथ और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली। ऐसा करने के बाद अब वापस से यहाँ पे फिर अमाइनो एसिड आ गया एलानिन, एलानिन और सेरिन। अब दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ और इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी। इन्होंने फिर यहाँ से कोवलेंट बॉन्डिंग बना लिया आपस में, कोवलेंट बॉन्डिंग, और इस टीआरएनए को फ्री कर दिया। जैसे टीआरएनए फ्री होगा, यहाँ से इलोंगेशन फैक्टर टीयू अब वापस से फ्री हो गया, वो वापस अपने दोस्त के पास चला जाएगा, ठीक है। जीटीपी जीडीपी थी, जीटीपी वापस कन्वर्ट होगी जीडीपी में, वापस से फ्री इलोंगेशन फैक्टर जी वही प्रक्रिया चालू करेगा। और इस प्रकार से प्रॉपर सीक्वेंस पे जब तक एमआरएनए के पास कोडोन है, जब तक एमआरएनए के पास कोडोन है तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी और हमारे पास ये पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे बनती रहेगी। एक बहुत बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन बन के हमारे पास तैयार हो जाएगी। लेकिन अभी रुकेगी कब, इसके लिए हमारे पास थर्ड जो स्टेप है, इनिशिएशन होगा, इलोंगेशन होगा, टर्मिनेशन स्टेप। थर्ड हमारा टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप के अंदर क्या होता है बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास टर्मिनेशन के लिए फैक्टर्स हैं। कौन से फैक्टर होंगे, रिलीजिंग फैक्टर। तो मेरे पास 3 रिलीजिंग फैक्टर हैं, रिलीजिंग फैक्टर 1, 2 और रिलीजिंग फैक्टर 3, ठीक है, ओके। अब एमआरएनए के ऊपर जब कोडोन खत्म हो जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे कोडोन आएंगे, अनसेंस कोडोन, जिनका कोई सेंस नहीं होता, या आप कह सकते हो स्टॉप कोडोन। ऐसे कोडोन जिनके लिए एंटी कोडोन वाले टीआरएनए मार्केट में अवेलेबल ना हो। अब यहाँ पे मेरे पास एक ऐसे कोडोन आ गए, मान लो कि यूएए आ गया, यूएए, इट इज ए स्टॉप कोडोन। यूएए के अपोजिट हमें क्या चाहिए, ए
AUU, ऐसा कोई टीआरएनए चाहिए जिसके ऊपर एंटीकोडोन AUU हो, लेकिन ऐसा कोई भी एंटीकोडोन हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अनसेंस कोडोन। जैसे ये UAA आएगा तो कोई भी टीआरएनए नहीं आएगा। वापस रिमूव कर रहा हूं, इस जगह के ऊपर साइट A के ऊपर मेरे पास कोडोन आ गया UAA, स्टॉप कोडोन आ गया UAA। अब यहाँ पे कोई भी टीआरएनए आकर के बाइंड नहीं करेगा। ऐसी कंडीशन के ऊपर बेटा UAA के लिए, UAA के ऊपर दोनों रिलीजिंग फैक्टर 1 और रिलीजिंग फैक्टर 2 बोथ कैन बाइंड ऑन दिस साइट। ये रिलीजिंग फैक्टर आके बाइंड कर जाएगा। यहाँ पे माना कि रिलीजिंग फैक्टर 1 आकर के बाइंड कर गया, कोई टीआरएनए नहीं आया। अब वापिस से फिर हमारे पास UAA आ गया, या सेकंड हमारे पास स्टॉप कोड आ गया UAG। इसके ऊपर क्या करेगा, रिलीजिंग फैक्टर 2 आकर के बाइंड कर जाएगा, ये आगे आएगा। यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर 1 हो गया, या रिलीजिंग फैक्टर 2 हो गया, ये आकर बाइंड कर जाएंगे। अब ऐसी कंडीशन के अंदर लगातार कोई भी कोडोन मेरे पास नहीं आ रहे। अब इसके बाद क्या होगा, रिलीजिंग फैक्टर 3 आकर के बाइंड हो जाएगा ए साइड के ऊपर। इसके ऊपर रिलीजिंग फैक्टर 3 RF3 आकर के बाइंड हो जाएगा। RF3 क्या करता है, RF3 इस पॉलीपेप्टाइड चेन को, सॉरी वापस से दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो रिलीजिंग फैक्टर 1 है, इट हैव ए कैपेबिलिटी टू रिलीज द पेप्टाइड चेन। रिलीजिंग फैक्टर 1 जो सबसे पहले आया था, जो अभी साइट P के ऊपर आ गया, अब जैसे ये शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे ये जो पेप्टाइड चेन थी इसकी मैंने साइड दी P, ये हमेशा P के ऊपर रहेगी। ये पहले आ जाती है A साइड पे, वापिस से P पे आ जाती है, A साइड पे वापिस से P पे आ जाएगी। अब यहाँ पे आने के बाद कोई भी आगे छुट्टी RNA नहीं मिला, रिलीजिंग फैक्टर 1 आ गया। देयर आर रिलीजिंग फैक्टर 1 इज रेस्पॉन्सिबल टू डिस्कनेक्ट द पॉलीपेप्टाइड चेन बाय द बिगर यूनिट ऑफ राइबोसोमल यूनिट। ओके, अब यहाँ के बाद रिलीजिंग फैक्टर 1 ने क्या किया, इस पेप्टाइड चेन को रिलीज कर दिया, इस पेप्टाइड चेन को रिलीज कर दिया और पेप्टाइड चेन अलग हो गई। अब आप समझ सकते हो रिलीजिंग फैक्टर 1 पेप्टाइड चेन को अलग करता है। रिलीजिंग फैक्टर 3 क्या करेगा, रिलीजिंग फैक्टर 3 रिलीजिंग फैक्टर 1 को लेकर के चला जाएगा, ये रिलीजिंग फैक्टर 1 को लेकर के चला जाएगा और सभी को यहां से डिसोसिएट करेगा। और यहाँ पे जो लोग TU है वो वापस अपनी जगह पे चला जाएगा और ये हमारी टर्मिनेट हो जाएगी। जो सीक्वेंस है कंप्लीट हमारा mRNA की कॉपी हो चुकी है, हमारे पास कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुकी है। ये हमारा प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन। अब इसमें थोड़ा सा बचा है यूकैरियोटिक का, थोड़ा सा जस्ट अभी बताता हूँ आपको मैं यूकैरियोटिक में क्या होगा। इसको रफ कर देता हूं मैं। बेटा यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में क्या डिफरेंस है, आपसे सीधा पूछा जाए यूकैरियोटिक आरएनए और प्रोकैरियोटिक आरएनए में क्या डिफरेंस है। जो प्रोकैरियोटिक आरएनए होता है वो लीनियर होता है, प्रोकैरियोटिक आरएनए आरआरएनए लीनियर होता है, जबकि यूकैरियोटिक आरआरएनए स्पाइरल होता है, राउंड होता है। क्लियर, पहला अंतर। दूसरा अंतर, प्रोकैरियोटिक आरएनए के अंदर स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, यहाँ पे बाइंडिंग साइट मिलेगी, यहाँ पे बाइंडिंग साइट मिलेगी, लेकिन यूकैरियोटिक के ऊपर हमें बाइंडिंग साइट नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस, यूकैरियोटिक के अंदर स्टार्टिंग में 5 प्राइम की तरफ हमें कैप मिलेगा, हमें कैप मिलेगा। यूकैरियोटिक आरएनए के अंदर हमें 5 प्राइम की तरफ कैप मिलेगी, 7 कैप मिलेगी हमें, कौन सी मिलेगी, 7 मिथाइल ग्वानिन, हमें कैप मिलेगी 7 मिथाइल ग्वानिन की कैप मिलेगी। यहाँ पे हमें बाइंडिंग साइट नहीं मिलेगी। ठीक है, अब जैसे ये 7 मिथाइल कैप मिलेगी, इस कैप के जस्ट बाद हमें एक सीक्वेंस मिलेगी, हमें यहाँ पे एक सीक्वेंस मिलेगी जिसको बोलते हैं कोजाक सीक्वेंस। इसको बोलते हैं कोजाक सीक्वेंस। कोजाक सीक्वेंस के अंदर बेटा क्या होता है,
CCRCC, ये होती है CCRCC, इसको बोलते हैं कोजाक सीक्वेंस। और इस कोजाक सीक्वेंस के साथ ही हमें इसका स्टार्टिंग कोडोन मिलेगा, जो कि हमारे पास क्या था पिछली बार, फॉर्माइल मिथोइनिन अमाइनो एसिड के लिए हमारे पास स्टार्टिंग कोडोन क्या आया था, AUG। तो CCRCC के बाद हमें मिलेगा AUG। इट कंप्लीट्स इज नोन एज कोजाक सीक्वेंस। यानी कि यूकैरियोटिक आरएनए के अंदर सबसे पहले हमें कैप मिलेगी, 7 मिथाइल कैप मिलेगी, उसके बाद हमें कोजाक सीक्वेंस मिलेगी, कोजाक सीक्वेंस पे AUG जो कि स्टार्टिंग कोडोन हमारा वो हमें मिलेगा। लेकिन अब हमारे पास जब इस mRNA के पास कोई बाइंडिंग साइट नहीं है, तो किस प्रकार से आकर के बाइंड करेगा। तो बेटा mRNA, यूकैरियोटिक mRNA के अंदर जो मेजर चेंज होते हैं वो बता रहा हूं आपको मैं। जैसे हमारे पास ये स्मॉल यूनिट है, अब आरएनए आएगा, इसके पास आरएनए आएगा यहां से चल के, लेकिन आरएनए के पास बाइंडिंग साइट नहीं है, इसलिए बाइंड नहीं कर पाएगा और सीधा निकल जाएगा। आरएनए दोबारा से आएगा, बाइंड नहीं कर पाएगा और सीधा निकल जाएगा। हमारे पास यहाँ पे सेम साइट है, पी साइट, ए साइट और ए साइट, पी साइट और ई साइट, लेकिन यहाँ पे कोई किसी प्रकार बाइंडिंग नहीं हो पा रही। जब शुरू में आरएनए आ गया था यहाँ पे, तो उसी प्रकार से सारे टीआरएनए चार्ज हो गए थे। जो फर्स्ट स्टेप है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, दैट शुड बी कंप्लीटेड। सभी टीआरएनए आने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे एक टीआरएनए हमारे पास इनिशिएटर टीआरएनए, यूकैरियोटिक के अंदर बेटा इनिशिएटर टीआरएनए है। इसको इलोंगेशन फैक्टर, इसको इनिशिएशन फैक्टर को, सॉरी अब यहाँ पे वापस से पहले हमें स्टेप होगा हमारा इनिशिएशन स्टेप। वापस से हम क्या करेंगे, इनिशिएशन स्टेप करेंगे। इनिशिएशन स्टेप के अंदर इनिशिएटर फैक्टर है IF1, IF2 और IF3। हमारे पास 3 फैक्टर थे। यहाँ पे यूकैरियोटिक में इनिशिएशन फैक्टर 1, 2, 3 और 5 भी होगा हमारे पास। तो उसी प्रकार से ए साइड के ऊपर इनिशिएटर फैक्टर IF1 आकर के बैठ जाएगा, ठीक है। पी साइड के ऊपर इनिशिएशन फैक्टर ई के ऊपर हमारा IF2 आकर के बैठ जाएगा। और ये जो टीआरएनए है, इनिशिएटर टीआरएनए, इसके ऊपर इनिशिएशन फैक्टर 5 आकर के बाइंड हो जाएगा। इनिशिएशन फैक्टर 5 बाइंड हो गया और इस टीआरएनए को 4 टीआरएनए को लेकर के और यहां पे आकर के बाइंड हो जाएगा। बेटा थोड़ा ध्यान देना आपको, यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन के अंदर जब यूकैरियोटिक mRNA होगा तो mRNA इस mRNA चैनल के अंदर अभी नहीं आया है, क्योंकि वो बाइंड नहीं कर पाया है। इसलिए इसके अंदर इनिशिएटर फैक्टर 5 जाएगा और इस इनिशिएटर टीआरएनए को जिसके ऊपर मिथोइनिन है, मिथोइनिन नाम के टीआरएनए को पहले ले आएगा। अब इस टीआरएनए के ऊपर एंटीकोडोन अवेलेबल हैं। अब वापिस से वो mRNA दोबारा आएगा कि हो सकता है तेरे को बाइंड साइट मिल जाए। तो बाइंड साइट तो नहीं मिली, लेकिन ये जो हमारे पास कोजाक सीक्वेंस है वो आगे आएगी, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, वो आगे निकल जाएगी। उसके बाद हमारी CCRCC और AUG कोडोन जब आएगा AUG, तो AUG के जस्ट अपोजिट एंटी कोडोन हमारे पास इस 4 टीआरएनए के पास ऑलरेडी हैं। तो जैसे ही वो mRNA इसके अंदर से निकलेगा, तो जैसे ही AUG आएगा, यहाँ पे आते ही AUG के बीच में और USC के बीच में, USC और AUG के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। यानी कि अब स्मॉल यूनिट के साथ हमारा राइबोसोम यूनिट RNA बाइंड हो चुका है। प्रोकैरियोट्स में क्या था, पहले हमारी राइबोसोम RNA छोटी यूनिट के साथ बाइंड हो गया था। यहाँ पे पहले टीआरएनए आएगा, उसके बाद राइबोसोम यूनिट यहाँ पे बाइंड होगी। जैसे ही राइबोसोम यूनिट इसके अंदर RNA इसके अंदर बाइंड हो जाएगा 4 टीआरएनए के साथ, जिसके पास मिथोइनिन अमाइनो एसिड है। जस्ट हमारी सेकंड यूनिट, बड़ी यूनिट ऑफ राइबोसोम आकर के अटैच हो जाएगी। और यहाँ पे जो इलोंगेशन फैक्टर 2, इलोंगेशन फैक्टर 5, इलोंगेशन फैक्टर 1 ऑल आर रिमूव, सभी इलोंगेशन फैक्टर यहाँ से
रिमूव हो जाएंगे, सॉरी सभी इनिशिएशन फैक्टर यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। यहाँ तक का डिफरेंट है। इसके बाद अब इलोंगेशन फैक्टर आएंगे, सेम प्रक्रिया होगी। इलोंगेशन फैक्टर के अंदर इलोंगेशन टी यू था, टी यू, इलोंगेशन फैक्टर टी एस, इलोंगेशन फैक्टर जी, वो सेम प्रक्रिया नेक्स्ट चार्ज टीआरएनए को लाने के लिए होगी। यहाँ पे नाम थोड़ा चेंज रहेगा उनका। इलोंगेशन फैक्टर टी यू था, यहाँ पे इसको इलोंगेशन फैक्टर टी यू को अपन क्या कहेंगे, इलोंगेशन फैक्टर टी यू को अपन इलोंगेशन फैक्टर अल्फा बोल देते हैं। इलोंगेशन फैक्टर टी एस को इलोंगेशन फैक्टर गामा बोल देते हैं। और इलोंगेशन फैक्टर जी को अपन यहाँ पे बोल देते हैं इलोंगेशन फैक्टर 2। बाकी सेम प्रक्रिया रहेगी, कोई चेंज नहीं रहेगा। लास्ट में अब इस एमआरएनए के अंदर लास्ट में जो एमआरएनए होता है यूकैरियोटिक का, इसके अंदर हमें पॉली ए चेन मिलती है, यानी कि हमें सारे के सारे एडेनिन नॉनसेंस वापिस से हमें नॉनसेंस कोडोन मिलेंगे, वापिस हमें नॉनसेंस कोडोन मिलेंगे और हमारी सिंथेसिस सॉरी ट्रांसलेशन प्रक्रिया हमारी यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। आप क्लियर हो होंगे, दोनों यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट्स की ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आप मेरे को इनबॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।